हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। अभी तक हम सीरीज जो हमारी चल रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की फॉर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स, उसमें हमने अभी तक बात कर चुके हैं बेसिक कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर हुआ था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक आप सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में सारा कुछ देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन पहली बात किससे बना होता है? जैसे आपने देखा था ना, डाई पॉली मोनोसैकेराइड सब पढ़ा था, वैसे प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। और अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा कैसे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और एनर्जी कितनी देता है? कार्बोहाइड्रेट कितनी देता था? 4। प्रोटीन भी देता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक। और गट में रोज प्रोटीन का लोड कितना है? 70 to 100 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन खाने से मिलती है। डाइटरी मतलब खाने से मिलती है। और 35 से 200 ग्राम इंडोजिनस प्रोटीन। ये इंडोजिनस प्रोटीन क्या है? बड़ी अजीब सी बात लगी ना। ये अपने अंदर प्रोटीन है 35 से 200 ग्राम, तो ये 70 से 100 ग्राम ये कौन सी है? थोड़ा क्लियरिटी पे जाते हैं। पहली बात, ये जो 70 से 100 ग्राम की प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो आप डाइट में ले रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, आपने दाल खाया, अंडा खाया, चिकन खाया, ठीक। लेकिन इन जनरली इंडिया में 70 से 100 ग्राम होती नहीं है। एक रिक्वायरमेंट कितनी होती है कि एक पर्सन को बेयर मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। 60 किलो का अगर आदमी है तो उसको पर डे 48 ग्राम लेनी चाहिए। 16 to 0.8। 70 किलो का है तो 56 ग्राम लेनी चाहिए। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आप हमारी कोई भी डाइट देखेंगे ना, इंडियन डाइट टिपिकली रोटी है, चावल है, थोड़ा दाल है, सब्जी है, प्याज है, अचार है, खाना सलाद हो गया, ठीक। इसमें देखिए प्रोटीन का सोर्स क्या था? सिर्फ और सिर्फ दाल। दाल में प्रोटीन कितना? बहुत बढ़िया दाल, 20% प्रोटीन। अब कोई आदमी एक कटोरी दाल खा रहा है तो उसमें कच्ची दाल कितनी गई है? 20 ग्राम, बहुत ज्यादा गई है। और उसका 20%, 20 ग्राम का 20% केवल 4 ग्राम हुआ, सिर्फ 4 ग्राम। 4 ग्राम डाइटरी प्रोटीन। सुबह शाम को भी दाल खा ली, 8 ग्राम हो गया। दूध जोड़ करके 16 ग्राम हो गया। बट भैया 70 किलो के आदमी थे, 56 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी, नहीं पूरा हो रहा है। तो डाइट में मेनली या तो एग को ऐड किया जाए जिसमें अच्छी प्रोटीन मिलती है। अगर एक होल एग खा लेते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। एक मुर्गी का अंडा जो कंप्लीट खाते हैं 6 ग्राम, जिसके व्हाइट पार्ट में होता है लगभग 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन, और येलो पार्ट में भी 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। बट ये जो 3 ग्राम का मैंने डिवाइड किया, ये येलो पार्ट की क्या दिक्कत है? येलो पार्ट की दिक्कत ये है कि उसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट की भी अच्छी क्वांटिटी होती है। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता अंडे में, तो थोड़ा सा अलग हटके बात हो गई। बट ये रिक्वायरमेंट है, और जो इंडियन डाइट पे इस चीज में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके डाइट में प्रोटीन कंटेंट आखिर है कितना। रिक्वायरमेंट है भाई, रिक्वायरमेंट तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज ले ही लेना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। अब आते हैं थोड़ा ये इंडोजिनस प्रोटीन। क्या इंडोजिनस प्रोटीन? वो है, सेल तो बेसिक पढ़ ही चुके हो। एक जो सेल होता है उसमें लगभग 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड होता है। लिपिड मतलब फैट। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। अब जो 50% प्रोटीन है, 50% लगभग लिपिड है, तो आप देख रहे हो ना जीआईटी में क्या है? जो इंटेस्टाइनल वॉल, स्टमक की वॉल, लगातार जो इपिथेलियल सेल्स है ना, वो झड़ झड़ के वापस घूम करके वो कहाँ आ रहे हैं? वो डाइजेस्ट सारे घूम घूम करके वापस इंटेस्टीन में आ रहे हैं। अब वो इंटेस्टीन में अगर वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइजेस्ट भी तो होंगे ना। जो ये जैसे अंदर की जो म्यूकोसल लेयर है, थोड़ी इंटेस्टीन की लेयर है, जीआईटी की कहीं की भी लेयर है, ये सारी की सारी लेयर के जो सेल्स हैं जो अंदर टुकड़ों में टूट करके बॉडी में डाइजेशन के लिए आ रहे हैं। अपर मोस्ट लेयर, भाई अपर मोस्ट लेयर हटेगी तो कहाँ जाएगी? गिरेगी तो उसी ल्यूमेन में ना, मिक्स तो उसी फूड के साथ होगी। जितने सेल डेड हो जाएंगे, वो जो डेड सेल हैं ये बना रहे हैं 35 से 200 ग्राम प्रोटीन। जो इंटेस्टीन की वॉल, स्टमक की वॉल, ईसोफेगस की वॉल, सारी वॉल हटने की वजह से आ रही है। तो डाइटरी सोर्स ये हो गया जो खाने में लिया, और 35 से 200 ग्राम इंडोजिनस प्रोटीन हो गई। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड अभी क्या पढ़ा था? जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन का वो एमाइनो एसिड है। 20 एमाइनो एसिड्स मेनली होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। यही एमाइनो एसिड अलग अलग जुड़ करके अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। बहुत तरह के एमिनो एसिड्स हैं। अब वो एमिनो एसिड जिस सीक्वेंस में सवाल ली जाएगा, 20 तरीके के ना मोती हैं, 20 तरीके के मोती हैं। कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला, कोई पीला, एग्जाम्पल कोई ब्राउन, कोई ब्लैक, कोई व्हाइट,
ऐसे अलग अलग तरीके के। अब उन्हीं मोतियों को जोड़ करके ना माला बनाते हैं। माला मतलब पॉलीपेप्टाइड, जिसमें लंबी सी माला है, वो लंबी सी माला क्या है, प्रोटीन है। अब आपने अगर रेड 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 मोती जोड़ा, फिर ग्रीन जोड़ा, फिर येलो जोड़ा, अलग तरीके का प्रोटीन बन गया। रेड ग्रीन येलो व्हाइट, फिर ग्रीन रेड येलो, ऐसे जोड़ा अलग बन गया। तो ये 20 तरीके के जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशन बना करके अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन बनता कैसे, इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोटीन बनता कैसे। तो ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 9 इसेंशियल हैं, 11 नॉन इसेंशियल। 9 इसेंशियल का मतलब ये है कि इनको हर हाल में डाइट में लेना है, अगर नहीं लेंगे तो हो जाएगी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो 9 वाले इसेंशियल हैं जो डाइट में चाहिए। 11 नॉन इसेंशियल मतलब ये बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं इन 9 की हेल्प से, और आगे का प्रोसेस होता रहता है। तो 9 इसेंशियल हैं जो डाइट में लेने चाहिए। कौन कौन से हैं बॉदर नहीं करना है, छोड़ दो। मेन चीज क्या है, 20 अमीनो एसिड्स, 9 इसेंशियल, 11 नॉन इसेंशियल। 9 मतलब डाइट से लेने हैं। अब अमीनो एसिड्स की एक सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस जुड़ के ही जो है वो प्रोटीन बनाती है। अब 2 अमीनो एसिड वही पढ़ के आए थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। अब सिंगल हो गया तो एक अमीनो एसिड हो गया। 2 अमीनो एसिड जुड़ गए तो क्या हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया। 3 जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप क्या देखेंगे, 4 से 10 ये ज्यादा जुड़ गए तो एलाइगो हो गया, जैसा कि हम पढ़ के आए थे पहले ही। ओलाइगोसैकेराइड जैसे पढ़ते थे, एलाइगोपेप्टाइड। पॉली मतलब 10 से ज्यादा, जैसे पॉलीसैकेराइड था वैसे ही पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक, कुछ नई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी चीज, 100 से ज्यादा होते हैं तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड होता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं, 100 से ज्यादा अगर होता है। बाकी पॉलीपेप्टाइड, एलाइगो, ट्राई, डाई ये वाले टर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, खाली इतना याद रखो, एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बस। इससे ज्यादा कुछ मत याद रखो। एक अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक अमाइनो होता है मतलब NH2, और एक कार्बोक्सिलिक मतलब COOH लगा होता है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कायदे से। ये अमाइनो ग्रुप हो गया, NH2 लगा और कार्बोक्सिलिक। अच्छा, अगला जुड़ता है जब प्रोटीन की चेन बनती है तो इधर वाले एंड से आकर के ये अमाइनो ग्रुप जुड़ जाता है, फिर उससे उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगला अमाइनो ग्रुप, ऐसे जुड़ते जुड़ते चेन बनती चली जाती है। ऐसी ये उठ के आएगी, इधर जुड़ गई, फिर उसके बाद एक और फिर जुड़ गई। ठीक है। अब डाइजेशन पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है उसकी बात करते हैं। डाइजेशन हुआ कैसे प्रोटीन का। पहली बात तो माउथ में कोई एंजाइम पड़ा था, सलाइवा में नहीं था। सलाइवा में कौन से 2 एंजाइम थे, एक टाइलिन था, सलाइवरी एमाइलेज, कार्बोडाइजेशन में उसकी बात हो चुकी है। और दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा एंजाइम था हमारा कौन सा, लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज भूल ही गए आप लोग, सलाइवा में टाइलिन ही डिस्कस करते रहे। तो भैया प्रोटीन का आपने कोई एंजाइम नहीं पढ़ा, माउथ में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को डिनेचर करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये कहानी कहाँ हो रही, ये कहानी गुरु स्टमक में हो रही है। मतलब प्रोटीन की कहानी जो खत्म हुई कहाँ जा करके, माउथ में कुछ नहीं हुआ, कहानी शुरू हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कहाँ हुई, बॉडी में शुरू हुई। कहाँ पे, स्टमक में। और पेप्सिन वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था जिसको हमने पढ़ा था, जो बॉडी में चीफ सेल से निकल रहा था, HCl निकल रहा था पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल से। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में पढ़ चुके हैं आप सब लोग, रिवाइज करिए उसको दोबारा। गैस्ट्रिक सिक्रीशन में जो निकला था, कौन सी 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक चीफ सेल से क्या निकला था, पेप्सिन, और ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकला था, HCl। ऑक्जेंटिक सेल को दूसरे किस नाम से आते हैं, पैराइटल सेल से। पीएच देखो 1.6 से 3.2, पहले ही बात कर चुका हूं भाई, पहले ये बात हो चुकी है कि ये 1.6 से 3.2 जो पीएच देख रहे हैं कौन सी, क्योंकि HCl निकला था, HCl की पीएच थी 1 से 3। तो वही कहानी है, पेप्सिन उसी में काम कर रहा है। हर एंजाइम को काम करने के लिए उसके मतलब का पीएच चाहिए होता, नहीं तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाता। इसीलिए जो पेप्सिन है ना, ये अपने डाइजेशन का सारा खेल कहाँ करेगा, स्टमक में करेगा। ये इंटेस्टीन में कोई एक्शन नहीं करने वाला, समझे बात को। आगे चलो, अब पेप्सिन ने कितना किया, 10 to 20%। पेप्सिन ने सिर्फ 10 to 20% किया। आगे कहानी कहाँ होगी, आगे की कहानी इंटेस्टीन में होगी। ठीक है, स्टमक में कुछ नहीं हुआ था। अब चलो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को थोड़ा सा समझ लो। डीनेचुरेशन का मतलब होता है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। वो जो मोती की माला होती है ना, अलग तरीके से मोती की माला बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोती मतलब अमीनो एसिड हो गया, उसको जोड़ जोड़ के जो माला बनाई वो हमारी प्रोटीन हो गई। अब वो अलग अलग शेप में घूमी हुई होती है, मान लीजिए ऐसा कुछ शेप है, कुछ ऐसा शेप है,
मान लीजिए ये एक शेप है, ऐसे शेप में हो सकती है। जब डिनेचुरेशन हो जाता है तो वो शेप डिस्टर्ब हो जाता है, दे लूज देयर शेप। और होता कैसे, गर्म कर दिया, हीट कर दिया, 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर लेकर डिनेचुरेशन हो गया, एसिड में डाल दिया, एल्कलाइन में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया, शेप बिगड़ जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज है। बट कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है डाइजेशन के प्रोसेस में जो ये चीज हो रही है, क्योंकि हमें तो भाई बेसिक उन मोतियों से मतलब है ना, वो माला तो हमें तोड़ लेनी है, माला तोड़ लेनी और एक एक अमाइनो एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब करा लेना, फिर हम अपने मन की मोती की माला बनाएंगे जैसी हमको बॉडी में जरूरत होगी। और बॉडी में प्रोटीन बनता कैसे, वो सारा का सारा प्रोसेस आप प्रोटीन सिंथेसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे एक चीज ये थी कि वही बात है, जब कुकिंग कर देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं तो चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, ठीक है। उसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बेसिक डायग्राम ये देख लेते हैं। देखो अब ये कौन से हो गए, पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेजेस हो गए। पैंक्रियाज में कौन कौन से होते हैं, ये देखो पैंक्रियाज हमने ना चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को बताया था, कौन सा था, ट्रिप्सिनोजन, याद करो, ट्रिप्सिनोजन सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था। वो आता है ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट किसमें होता है, ट्रिप्सिन में, याद करो भाई पैंक्रियाज वाला लेक्चर। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, कन्वर्ट उसको कौन करता है, इंट्रोपेप्टाइडेज। ये कहां से निकला, इंट्रोकाइनेज, वही जो मैं इंट्रोकाइनेज बार बार चिल्ला रहा था पैंक्रियाज पढ़ाते टाइम, वही है भाई। और दूसरा नाम देखो ट्रिप्सिन, ये भी मैं बता चुका हूं। इंट्रोकाइनेज भी एक्टिवेट कर रहा है ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन भी कर रहा है, मतलब क्या, वो ट्रिप्सिनोजन से बना ट्रिप्सिन किसकी हेल्प से, इंट्रोकाइनेज इंट्रोपेप्टाइडेज की हेल्प से, जो कहां निकला था, इंटेस्टीन में निकला था। क्यों 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 इनएक्टिव फॉर्म में रखा था, इसलिए रखा था कि पैंक्रियाज का एंजाइम खुद ही पैंक्रियाज को ना डाइजेस्ट कर दें, इसलिए ये काम किया था। रिवाइज करो पैंक्रियाज वाला लेक्चर, उसमें सारी चीजें बता चुका हूं। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, किसकी मदद से, इंट्रोकाइनेज की मदद से। और यहीं पे पैंक्रियाटाइटिस वाली बीमारी की भी कहानी थी, अब अभी नहीं बताऊंगा, दोबारा जाके देखो तब समझोगे, यहाँ पे बहुत डिटेल हो जाएगा। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, ठीक है, किसकी मदद से, इंट्रोकाइनेज की हेल्प से। ये कहां था, इंटेस्टीन में प्रेजेंट था। तो पैंक्रियाटिक जूस जो इंटेस्टीन में आया था उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोइलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। ये एक्टिवेट कैसे हुए, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में इंट्रोकाइनेज की हेल्प से, और इसी ट्रिप्सिन ने फर्दर तोड़ा और बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, फिर मतलब एक पॉजिटिव साइकिल चलने लगी, ट्रिप्सिन और अपने भाई बंधुओं को तोड़ता गया। और ये देखो सबको एक्टिवेट किसने किया है, ट्रिप्सिन ने। ये सारे एक्टिवेटिंग एजेंट बीच में लिखे हुए हैं, ये प्रोएंजाइम हो गए हैं और ये एक्टिव एंजाइम हो गए। तो इसको सबको तोड़ा किसने, इसको सबको तोड़ा ट्रिप्सिन ने। ट्रिप्सिन ने खुद भी ट्रिप्सिनोजन को तोड़ा, लेकिन वो इनिशियल प्रोसेस शुरू कहां से, इंट्रोकाइनेज की हेल्प से। अब ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन था ये कन्वर्ट हो गया काइमोट्रिप्सिन में, प्रोइलास्टेज कन्वर्ट हो गया इलास्टेज में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। याद करने में कोई नहीं है भैया, प्रो लगा दो आगे, प्रो एंजाइम है, प्रो मतलब पहले वाला इनएक्टिव फॉर्म, प्रो प्रो प्रो, और प्रो जिसमें नहीं लगाते उसके आगे जेन लगा देते हैं, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिन, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। दूसरा, अब ये चीज देखो कि इंटेस्टीन में फिर आगे प्रोसेस होता है। इंटेस्टीन में क्या आ जाते हैं, इंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। ये दो नाम भाई बहुत कायदे से याद कर लो कि क्या है इंडोपेप्टाइडेज और क्या है एक्सोपेप्टाइडेज। इंडोपेप्टाइडेज वो है जो इंटरनल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और एक्सोपेप्टाइडेज कौन से हैं, जो ये टर्मिनल तोड़ रहे हैं, मतलब मोती की माला के बीच का जो धागा था उसको इंट्रोपेप्टाइडेज काट रहे हैं। और ये जो टर्मिनल है उसके, आपने पहले पढ़ा था अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में, कार्बोक्सिल टर्मिनल है, एक NH2 टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल्स पे कहां पे कौन काम कर रहा है, एक्सोपेप्टाइडेज। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये निकल रहे होते हैं काफी ज्यादा हद तक इंटेस्टीन में। अब ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं, ठीक है, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर ये एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोटीन तैयार हो जाता है, ठीक। अब इनके एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। एब्जॉर्प्शन अगर नर्सिंग पैरामेडिकल वाले बहुत ना याद रख पाए, मत याद रखें, 2-3 चीज याद कर लें। पहली चीज तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी खर्च होगी, इसमें एनर्जी लगेगी प्रोटीन एब्जॉर्ब कराने में, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज हाइड्रोजन की हेल्प होती है, बस इतनी चीज याद रखो। उसके अलावा कुछ एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पहले वही एपाइकल जैसे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, जैसे इंटेस्टीन की ये इंटेस्टीन की वॉल है और इसके बाहर कैपिलरी है, ये सेल्स हो गए,
इंटेस्टाइन वॉल के जो हमने पढ़ रखे थे पहले से, विलाई वाले डायग्राम को देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा, जो पहले पढ़ा चुका हूँ। इधर से अमीनो एसिड घुसा फिर इधर निकला, तो सेल को पार करना होता है ना, इस सेल से इन सेल्स को पार करना होता है, और इधर दोनों तरफ कैपिलरी प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो निकल रहा है एपाइकल और फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, एपाइकल इधर वाली, बेसोलेटरल इधर वाली, ये एपाइकल हो गई और ये बेसोलेटरल हो गई। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये ट्रांसपोर्टर देखो यहाँ पे दिखा दिया है, पेप T1 एक ट्रांसपोर्टर का नाम हो गया, NHE हो गया, इधर चल रहा है, और अल्टीमेटली प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पे हुआ, ड्यूडेनम और जेजुनम में। आप अभी तक पढ़ते आए थे ना, हर चीज का इलियम में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट प्रोटीन के मेनली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ड्यूडेनम और जेजुनम में। क्या इंटेस्टाइन की सीक्वेंस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट में, 3 टुकड़ों में। सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम कौन सा था, जो स्टमक से कनेक्ट कर रहा था, और सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो है वो कनेक्ट कर रहा था, और कनेक्ट करते ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में ही पैंक्रियाटिक सिक्रीशन और जो है लिवर का सिक्रीशन आ रहा था। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद अगला पार्ट कौन सा है, जेजुनम का, जेजुनम का, और जेजुनम के बाद लास्ट पार्ट कौन सा है, जेजुनम जब निकल गया तो उसके बाद शुरू हो जाता है इलियम। ठीक है, तो ये चीज याद, इलियम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, बट प्रोटीन के केस में याद रखना ड्यूडेनम और जेजुनम। नहीं भी याद रहे कोई टेंशन मत रखना, इतनी चीज जरूर याद रखना, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल, इसेंशियल होते हैं। जो इसेंशियल कौन से, जिनको डाइट में लेना चाहिए। प्रोटीन बॉडी में कैसे बेसिकली डाइजेस्ट होता है, तो ये याद रखना, इस स्टमक में कोई एंजाइम नहीं है डाइजेशन का। प्रोटीन का डाइजेशन जैसे कि पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का माउथ में शुरू होता है, बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का कोई डाइजेशन माउथ में नहीं होता, वो कहाँ पे शुरू होता है, स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेप्सिन एंजाइम, उसके बाद पेंक्रियास के एंजाइम है जो भर भर के डाइजेस्ट करते हैं, और बचा हुआ काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और अब यहाँ पे एक देख लो, 50% आता है फूड से, 25% डाइजेस्टिव जूसेस से, और ये म्यूकोसल सेल से। ये बेसिक बात है, याद रहे ना रहे छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे चल के हम लोग फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।